नमस्कार साथियों। आज की परिस्थिति भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कहानी दो बाकी की कहानी को चरितार्थ करती है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ ईरान और इसराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही थी। अभी तो सीज फायर हो गया। तो उससे मुझे अचानक याद आई कि क्लास 10th के आसपास में हम लोग एक भगवती चरण वर्मा की कहानी दो बाकी पढ़ा करते थे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। आज की परिस्थितियाँ ईरान और इसराइल वॉर को लेकर के कमोबेश वही स्थिति है। कहानी का चरितार्थ ये था कि उसमें दो पात्र थे, दो बांके थे। और ये कहानी लखनवी नवाबी के दौर की चकल्लस की है। सार ये है कि इस कहानी के तीन पात्र हैं। पहले दो बांके और तीसरा दर्शक यानी कि मैं। अब कहानी ये शुरू होती है कि एक जर्जर पुल के दोनों तरफ दर्शकों की भीड़ है। भीड़ दो बांकों की लड़ाई देखने आई है। दोनों बांकों के समर्थक एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस पार वालों को लगता है कि हमारा बांका मजबूत है, तो दूसरे पक्ष को लगता है कि हमारा बांका कातिल है। खून की नदियां बहने की पूरी संभावना है। बाकों की लड़ाई के पीछे की वजह एक बाके के चेले को दूसरे बाके के चेले के द्वारा धमकाना है। अब दोनों बाकों की प्रतिष्ठा का सवाल है। अब लड़ाई नाक की है, तो अब तो खून बहना लाजमी है। एक किनारे वाला बांका आगे बढ़ता है और उसके समर्थक नारे लगाते हैं, तो दूसरा बांका भी आगे बढ़ता है। बड़ी मुश्किल है। दोनों बाकों के बीच समझौता हो नहीं सकती है। दोनों खून के प्यासे हैं और समर्थकों का जोश अपने चरम पर है। और दूर खड़ा मैं चरमोत्कर्ष की सीमा पर अब दोनों बाकों की लड़ाई देखने के लिए व्याकुल हूं। दोनों बांके जर्जर पुल की ओर बढ़ते हैं और बीच में अकेले में मिलते हैं। एक बांका दूसरे बांके से पूछता है, तुम्हें पुल के इस पार से कोई वास्ता? दूसरा पूछता है कि तुम्हें पुल के उस पार से कोई वास्ता? दोनों का जवाब ना में आता है। यानी दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को कब्जा नहीं करना चाहते हैं। नहीं, दोनों को एक दूसरे के क्षेत्र से कोई लेना देना है। दोनों बांके एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपने अपने क्षेत्र की ओर लौट जाते हैं। दोनों समर्थक उन्हें सर पर उठा लेते हैं और उनका जलसा निकाला जाता है। आज 2025 में एक बांका इजराइल है तो दूसरा बांका ईरान है। इजराइल के साथ सारा यूरोप, अमेरिका और खाड़ी के ज्यादातर सुन्नी देश खड़े हैं। तो वहीं ईरान की ओर से रसिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, क्यूबा, चिली जैसे अनेक देश शामिल हैं। समर्थकों का जोश अपने चरम पर है और बाकों की हालत खराब है। किरदार समान है और परिस्थितियां भी, चरित्र भी समान है। ईरान और इसराइल लड़ाई में क्या हासिल हुआ ये कहना अभी मुश्किल है। ईरान का कहना है कि यदि सीज फायर नहीं होता तो वह यहूदी नस्ल को ही खत्म कर देता। तो वहीं इसराइल का अपना कहना है कि युद्ध कुछ दिन और चल जाता तो ईरान में रेजिम बदल दिया जाता, यानी खेमनाई के शासन का अंत हो जाता। एक बाकी ग्रुप में इसराइल कभी गाजा में हमास को, लेबनान में हिजबुल्लाह को, तो यमन में हूतियों को ठोकता रहता है, वो भी इस्लामिक चरमपंथ के नाम पर। तो वहीं दूसरा बाका ईरान सबको धमकाते रहता है। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका को भी वो धमका रहा है। आज जबकि लड़ाई परंपरागत नहीं रही है और ये परंपरागत लड़ाई से बहुत ही अलग है। आज जमाना एयर डोमिनेंस का दौर का है, जहां ड्रोन, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स की लड़ाई हो रही है। ऐसे में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो भी हो, इसराइल ने ईरान के मिलिट्री इसराइल ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स हिट किए। बदले में ईरान ने भी मिसाइल अटैक किए। लड़ाई बराबरी की ही चल रही थी जहां तक मुझे लगता है। अब दोनों देश एक दूसरे के संशोधनों का बराबर कर रहे थे, जैसे इसराइल ने गाजा में किया था। और अभी ये चीजें चल ही रही थी। हमारी मीडिया थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज कर ही चुकी थी, तभी एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका के B2 बॉम्बर्स ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करते हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फान पर। और दिलचस्प ये है कि हमले के पहले सूचना दिया जाता है कि सावधान, हम अटैक करने वाले हैं। ईरान का कहना है घंटा, हमने सभी न्यूक्लियर मटेरियल पहले ही हटा लिया था, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। अब बात नाक की है, तो ईरान ने भी कतर को पहले ही बता दिया कि भाई हम अमेरिका की बेस पर हमला करने वाले हैं, और 19 मिसाइलों से अटैक होता है। अमेरिका कहना है कि 14 तो हमने रोक ही लिए और बाकी में मजा नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान का अटैक बहुत कमजोर था, मजा नहीं आया। सीज फायर की अभी कुछ देर पहले घोषणा हो चुकी है। सैनिक अब थक हार कर अपने अपने शिविरों को लौट रहे हैं। अमेरिका दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। रसिया, चाइना ने भी अपना मौखिक समर्थन ईरान को खूब दिया है, पर रणनीति नहीं, ईरान को लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ी।
इस लड़ाई का एक सबब ये रहा कि कोई भी देश दूसरे की लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है, उन्हें कहीं अपने संसाधनों का प्रयोग करना चाहता है। इस युद्ध में चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया का मौखिक समर्थन ईरान को तो खूब मिला है, पर रणनीतिक किसी तरह की मदद नहीं मिली है। ईरान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ी है। अब जबकि सीज फायर हो चुका है तो एक बात बहुत ही सामान्य सी है। अब सवाल ये उठता है कि इस बर्बादी से हासिल क्या हुआ। तो तीन चीजें हासिल हुई हैं इस लड़ाई से। नेतन्याहू इजराइल में हीरो बनकर उभरे हैं, खिमनई अपने देश में हीरो बनकर उभरे हैं, और ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ, वो नोबेल शांति पुरस्कारों के निर्विवाद पसंद बनकर उभरे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नेताओं से कोई पूछेगा भी कि आम लोगों को हुई आर्थिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक हानि या जीवन की जो हानि हुई उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। खैर, ये किसी भी देश में संभव नहीं हो पाएगा, कोई जिम्मेवारी तय भी नहीं होगी। इसलिए युद्ध किसी परिणति का परिणाम नहीं हो सकता। अंततः चीजें टेबल पे ही सुलझती हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, या जो भी रीजनल लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। अब मैं एक तरफ और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, भारतीय मीडिया की ओर। अब सबसे बुरा हाल तो है इंडियन मीडिया का। ये तो थर्ड वार की घोषणा भी कर चुके थे। अभी कर्मजले ट्रंप ने सब पानी फेर दिया। इसलिए मेरा मानना है कि सैन्य रणनीति के मामले में भारतीय मीडिया का कोई तुलना नहीं है। इसलिए मेरी दुनिया के सभी खुफिया एजेंसियों से आग्रह है, और या कहें सलाह भी है, कि कब, कहाँ, क्या और कैसे होना है, ये सारी सैन्य रणनीति की जानकारी भारतीय मीडिया को पता है। तो ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ वर्ल्ड शुड फॉलो इंडियन मीडिया। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस लड़ाई का क्या सार है, तो मैं तो बस ये कहूंगा, वॉर छोड़ना यार। धन्यवाद।